अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 दी सेल। उसका पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक का नाम है इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। टॉपिक के स्टार्ट में ही सेल को डिफ़ाइन किया गया है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके अलावा सेल के बारे में बताया जाता है कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अगर हम सेल से नीचे लेवल पे जाएंगे मतलब ऑर्गेनेलिस के ऊपर, तो ऑर्गेनेलिस के अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे नहीं एग्जिस्ट करती? अगर हम ऑर्गेनेलिस को सेपरेट प्लेस कर देंगे तो वो ऑर्गेनेलिस जो है वो खुद ब खुद अपना काम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जबकि सबसे छोटी चीज़ एक सेल ही है जो कि मुकम्मल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ परफॉर्म करती है। उसके अलावा सेल जो हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। मतलब जब मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं तो उसके रिज़ल्ट में मल्टी सेलर ऑर्गेनिज़म्स बनते हैं। फिर ये जो सेल थ्योरी जो आज के दौर में हम पढ़ते हैं वो कैसे बनी, उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से बायोलॉजिस्ट या जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे कैसे काम किया, और जो हम आज की मौजूदा सेल थ्योरी है उसके ऊपर हम कैसे पहुँचे। बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर 1665 में रॉबर्ट हुक एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप की मदद से कुछ स्टडी किया। उन्होंने एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर उन्होंने प्लांट की कॉर्क जो होती है जिसे हम छाल कहते हैं उसको ऑब्ज़र्व किया, और उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि ये तो छोटे छोटे ब्लॉक्स की बनी हुई है, और उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। और उन्होंने लिखा अपनी बुक के अंदर कि सेल इज़ द एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल्स। मतलब कि जो सेल है वो एक खाली जगह है और उसके बाहर जो है वो थिक बाउंड्रीज बनी हुई हैं। 1805 के अंदर एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम लॉरेंस ओकन है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। मतलब जितने भी जानदार आप स्टडी करेंगे आप उनके बारे में देखेंगे कि वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं। अगर कोई चीज़ जो है वो सेल से मिलके नहीं बनी हुई तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ये उनकी स्टडी थी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। थर्ड साइंटिस्ट जिनका नाम आता है 1809 के अंदर, जीन बैप्टिस्ट डी लीमार्क। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स पार्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेलुलर टिश्यू। उन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उस वक्त तक उसके अंदर ज़िंदगी मौजूद नहीं हो सकती जब तक वो सेल से मिले हुए टिश्यूज़ से ना बना हुआ हो। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि किसी जानदार के अंदर टिश्यूज़ मौजूद नहीं होंगे तो उसके अंदर ज़िंदगी भी मौजूद नहीं होगी। अच्छा, अब ये सारी बातें आपको सिंपल महसूस हो रही होंगी। ये सिंपल इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बातें हैं और हमारे ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो जिस तरह टाइम गुजरता गया ये बातें मज़ीद कम्प्लेक्स और इनके अंदर डिटेल्स जो हैं वो ऐड होती गई। 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया, और सेल के अंदर जब न्यूक्लियस उन्होंने डिस्कवर कर लिया तो इस तरीके से जो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कहा था कि सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस, उनकी बात को गलत साबित कर दिया। उसके बाद थियोडर शिवान और शलीडन जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की। उनकी सेल थ्योरी के मुताबिक क्या था कि सेल जो है वो तीन बेसिक पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है एंड आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उन्होंने साथ में लिखा कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वाल एक एडिशनल चीज़ पाई जाती है। उससे फिर टाइम गुजरा 1855 के अंदर रुडोल्फ विचू नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी अपनी लैंग्वेज के अंदर, अगर हम उसे कहें तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब है कि न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जितने भी नए सेल्स जो बन रहे हैं वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन की वजह से बनते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक जगह के ऊपर कोई सेल नहीं है और अचानक से उसके अंदर सेल्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएं। जितने भी न्यू सेल्स होंगे वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से बनेंगे। अब उन दिनों के अंदर एक कंसेप्ट बहुत कॉमन था, ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस कौन सा कंसेप्ट था? इसके मुताबिक
ये था कि लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो खुद ब खुद बन जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। इसकी बहुत ही कॉमन एग्जांपल ये है कि उस दौर के अंदर ये ख्याल किया जाता था कि जो पॉन्ड्स हैं जिनको हम जोहड़ कहते हैं, उसमें खुद ब खुद जो है वो फ्रॉग जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। उनका ख्याल ये था कि जो वहाँ पे मट्टी है और गारा है, कीचड़ है, वो कीचड़ मिलकर तो फ्रॉग बना देते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, और ये कंसेप्ट जिसके मुताबिक नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसको हम कहते हैं एबायोजेनेसिस। अब लुईस पास्चर जो थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया के ऊपर 1862 के अंदर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने विर्चूज़ के जो वर्ड्स थे, जिसके मुताबिक था कि तमाम सेल्स जो हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं, उसको प्रूफ दिया था और ए बायोजेनेसिस का कंसेप्ट को गलत कर दिया था। क्या मतलब, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी नॉन लिविंग सेल से या नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं, तो उन्होंने ये कंसेप्ट को गलत साबित कर दिया था। 1880 के अंदर एक साइंटिस्ट थे अगस्ट विजमैन। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऑल प्रेजेंट सेल्स हैव कॉमन ओरिजिन बिकॉज दे हैव बेसिक सिमिलैरिटीज इन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स। उनके मुताबिक कि तमाम जो सेल्स मौजूद हैं, इनका कोई ना कोई कॉमन ओरिजिन है, मतलब ये किसी एक जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि जब उन्होंने सेल्स को ऑब्जर्व किया तो उनके अंदर उन्हें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ मिली। मतलब कि प्लांट सेल को देखते थे तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद थी। एनिमल सेल्स को देखते थे, उसके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद था, साइटोप्लाज्म मौजूद था। तो उन्होंने ये बात स्टेटमेंट दी उन्होंने कि जितने भी सेल्स पाए जाते हैं वो कोई ना कोई उनका कॉमन ओरिजिन है, मतलब कि वो कोई किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रक्चर सेम है और उनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम पाए जाते हैं। अब प्रेजेंट डे के ऊपर जो सेल थ्योरी है वो किस तरीके से है, उसके 3 पॉइंट्स हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी के हवाले से कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब तमाम जो जानदार हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स से लाजमी बने होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो तमाम सेल्स बनते हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से डिवाइड होते हैं, मतलब कि ए बायोजेनेसिस का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल गलत है। और तीसरी बहुत ही बेसिक बात है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल के बगैर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है। एक और टॉपिक है उसके हवाले से, अगर हम ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स हैं उन्होंने काम को आपस में बांट लिया हुआ है। हर सेल जो है वो अपना एक इम्पोर्टेंट काम जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये भी टॉपिक जो है वो MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो हमें कौन कौन से सेल मिलते हैं? मसल सेल्स जिनका काम है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना, नर्व सेल्स जिनका काम है ट्रांसमिट इम्पल्सिस, ग्लैंड सेल्स जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और स्टमक सेल्स जो कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बॉडी देखें तो उसके अंदर कुछ सेल्स मिलते हैं और उनका क्या फंक्शन होगा? जाइलम सेल्स जो हैं वो वाटर और साल्ट्स की ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। फ्लोएम सेल्स जो हैं वो फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वो सरप्लस फूड, मतलब कि अजाफी जो खुराक होती है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। क्लोरनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल होता है तो उसकी मदद से जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स होते हैं डेड सेल्स होते हैं, तो इसकी वजह से प्लांट को जो है वो सपोर्ट मिलता है। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि ये डिवीजन बहुत ज़्यादा करते हैं, डिवाइड करते हैं और ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक, इसके अंदर भी MCQs हैं माइक्रोस्कोप के हवाले से। तो माइक्रोस्कोप के हवाले से पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर दो बातें समझनी हैं। एक आपने आई पीस को ऑब्जर्व करना है और एक जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस को देखना है। माइक्रोस्कोप के अंदर दो किस्म के लेंस होते हैं। एक जो है वो आई पीस के अंदर जिसको हम ऑकुलर लेंस कहते हैं, जहाँ पे हम अपनी आई को प्लेस करते हैं, ठीक है, आँख रखते हैं। और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जिसके नीचे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसको हमने देखना होता है। अब ये दो बातें जानने के बाद आपने मज़ीद दो बातें जाननी हैं
कि एक होती है रेजोल्यूशन और एक होती है मैग्नीफिकेशन पावर। रेजोल्यूशन क्या चीज़ है? रेजोल्यूशन उस एबिलिटी को कहते हैं, मतलब कि आप कोई दो पॉइंट्स डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये यहाँ पर दो पॉइंट है। मतलब कि हर चीज़ की अपनी एक रेजोल्यूशन होती है। अगर हम ह्यूमन आई की बात करते हैं तो हम 1 मिलीमीटर तक जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये दो चीज़ें हैं। अगर किसी दो चीज़ों के दरमियान 1 मिलीमीटर से कम फासला होगा तो हमारी आई जो है वो उसको पहचान नहीं सकेगी कि ये दो चीज़ें पड़ी। हमारी आई को वो एक ही चीज़ नज़र आएगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो 2 माइक्रोमीटर तक बता सकती है कि ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान 2 माइक्रोमीटर का फ़र्क है। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 2 to 4 आंगस्ट्रम होती है। दूसरी बात जो है वो है मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफिकेशन कहते हैं कि किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना, कि एक माइक्रोस्कोप कितनी चीज़ को कितना बड़ा कर सकती है, वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। अब मैग्नीफिकेशन पावर हम कैसे फाइंड करते हैं? हम ऑकुलर लेंस, मतलब कि आई पीस में जो लेंस होता है उसकी पावर को लेते हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को लेते हैं और वो उसके ऊपर लिखी होती है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर आ जाती है कि मतलब ये जो माइक्रोस्कोप है ये किसी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर अब ये डायग्राम के अंदर माइक्रोस्कोप की बात करें तो इसके अंदर ऑकुलर लेंस अगर 10x का है, मतलब जो 10 गुना बड़ा करके दिखाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो 40x का है, मतलब 40 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो जब हम 10 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जवाब आ जाता है 400x। मतलब कि जो माइक्रोस्कोप है इसके नीचे अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो वो हमें 400 गुना ज़्यादा करके दिखाएगी।